एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अल्टरनेटिंग करंट एसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि सिलेक्टिविटी ऑफ अ रेजिस्टर सीरीज एलसीआर एसी सर्किट इज लार्ज व्हेन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एलसीआर एसी सर्किट जो है उसका सिलेक्टिविटी लार्ज होता है। सिलेक्टिविटी का मतलब यहाँ पे है शार्पनेस से। शार्पनेस जो है किसका ज्यादा है। तो आपसे पूछा गया है चार ऑप्शंस में कि जिसका एल लार्ज है, आर लार्ज है, एल स्मॉल, आर स्मॉल, एल लार्ज, आर स्मॉल, एल बराबर आर। तो क्वालिटी फैक्टर या कहीं शार्पनेस उसका फॉर्मूला होता है 1/r अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो हमें क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही शार्पनेस उसका ज्यादा होता है, उतना ही उसको प्रेफर किया जाता है। तो रेजिस्टेंस क्वालिटी फैक्टर को ज्यादा रखने के लिए कम होना चाहिए और इंडक्टेंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। सो आर शुड बी स्मॉल एंड एल शुड बी लार्ज। तो बी ऑप्शन में जो हमारे पास अरेंजमेंट है दैट्स द बेस्ट सुटेबल अरेंजमेंट फॉर अ गुड क्वालिटी फैक्टर। तो बी ऑप्शन आप टिक कर दीजिए यहाँ पे। अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, एल लार्ज नहीं, एल लार्ज है तो ये सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, बी नहीं, गलत पढ़ लिया मैंने। एल तो यहाँ पे लार्ज होना चाहिए, आर स्मॉल है, एल लार्ज आर स्मॉल, सी ऑप्शन सही है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। ये जो अनअकैडमी की चैंपियंस लीग है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है और बच्चों की डिमांड पे ये फिर से आपके लिए अरेंज हो गई है। ठीक है ना। तो इसमें जो टेस्ट हैं वो ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट होता है और उसके बाद फिर एक फाइनल टेस्ट होता है। ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट 14 नवंबर को है, 21 नवंबर को है, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और ये शाम के टाइम 5 to 6 PM होगा। अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे इनाम मिल सकते हैं और स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। ठीक है ना। और फाइनल्स है 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और वो भी शाम को 5 से 8 बजे के बीच में होगा। यानी कि ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का टेस्ट होगा। ठीक है ना। और बहुत ही स्पेशली बना हुआ टेस्ट है। तो बच्चों, ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है, इसमें पार्ट लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं मैं आपको। ठीक है। अगर आप ग्रुप स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और ये आपकी 1 से 10 तक रैंक आती है, तो आपको 20,000 का कैश प्राइज मिलेगा। टॉप 10 रैंकर हर एक को 2020। ठीक है ना। और 100% स्कॉलरशिप। ठीक है ना। अब 11 to 30 के बीच में तो 10,000 और 50% स्कॉलरशिप, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पर इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे 31 to 50 को 6,000 और 25, बाकी टॉप 200 को 15%। और अगर 200 के बाद आप यहां पे एनकेसी सर लाइव कोड डाल देते हो तो 10% वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो दैट इज इक्वलेंट टू टेस्ट। तो एक ये भी देखो, अगर आप फाइनल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और आपकी रैंक 1 आती है, तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप। ठीक है ना। तो 2, 2.5, 3 लाख के बराबर हो जाता है ये। अगर आपकी 2 या सेकंड या थर्ड रैंक आती है तो आपको 60,000 है और 100% स्कॉलरशिप। 4 to 10, ठीक है ना, 5,000 और 100% स्कॉलरशिप। ठीक है ना। और बाकी भी आपके सामने। तो बच्चों, बहुत अच्छा मौका है। एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसकी मतलब तैयारी करके बढ़िया तरीके से इसको एनरोल करके टेस्ट दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड। ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेट क्यों किया जाता है? बिकॉज उसमें एडी करंट जो है जिससे कम प्रोड्यूस हो, तो एडी करंट की वजह से हीट लॉस होता है, तो इसलिए कोर जो है उनको लेमिनेट रखा जाता है। सो एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट्स मे बी मिनिमाइज्ड। सो ए ऑप्शन आप टिक कर दीजिए। अगला सवाल है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है कि सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज होता है V सेकेंडरी डिवाइडेड बाय V प्राइमरी, या कह सकते हैं इसे V2 by V1, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम ही यही होता है कि वोल्टेज को बढ़ा देना, वोल्टेज को बढ़ा देना। तो कम वोल्टेज लेता है और वोल्टेज बढ़ा के दे देता है। इसका मतलब सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा है प्राइमरी वोल्टेज से, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 से ज्यादा आने वाली है। सो ग्रेटर देन 1 आप इसे चूज कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स एट अ 230 वोल्ट लाइन
and supplies a current of 2 ampere. The ratio of primary and secondary windings is 1:25. The primary current is equal to. तो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि V2 by V1 is equals to N2 by N1 is equals to I1 by I2. तो ये रिलेशन तो हमेशा ट्रू है, और यदि एफिशिएंसी 100% है या कोई पावर लॉस नहीं है तो ये वाला रिलेशन भी जोड़ देते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि ऑपरेट्स ऑन 230 वोल्ट, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज दिया है 230 के बराबर है। सो V1 is 230, V2 के बारे में नहीं पता कितना है, इज इक्वल टू सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। सप्लाई करता है, इसका मतलब ये आउटपुट करंट की वैल्यू है। द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर 1:25। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा 25:1, बिकॉज हम यहाँ पे N2 by N1 कर रहे हैं, सेकेंडरी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी बाय प्राइमरी। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आपको मिल जाती है 230 into 25। अब मुझे V2 पता है, मुझे V1 पता है, मुझे I1 पता है, जो I2 पता है मुझे, जो सेकेंडरी कॉइल में करंट है, मुझे प्राइमरी कॉइल में करंट निकालना है। ठीक है, तो मैं अब इन दोनों का जो है इस्तेमाल करने वाला हूं। दैट V2 यानी कि जो वोल्टेज सप्लाई करता है विच इज 230 into 25 डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज इज 230 इज इक्वल टू I1 इज प्राइमरी सर्किट में करंट जो हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय सेकेंडरी सर्किट में करंट विच इज 2 एम्पियर। तो यहाँ 230 से 230 गया, आपको मिल जाता है I इज इक्वल टू 50 एम्पियर के बराबर। सो 50 एम्पियर करंट होगा। ज्यादा करंट को कम करंट और वोल्टेज कम से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यही है कि वोल्टेज और करंट हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, दो पैरामीटर हैं, एक ज्यादा है एक कम है तो वो फ्लिप हो जाता है। यदि वोल्टेज ज्यादा है प्राइमरी में तो करंट कम होगा, और सेकेंडरी में वो बढ़ जाता है, वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा करंट कम हो जाएगा, या उल्टा हो जाता है। समझ गए ना, कि प्राइमरी में मान लीजिए वोल्टेज कम करंट ज्यादा है तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा और करंट कम हो जाता है। ये ऐसा जो ट्रांसफार्मर है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है, बिकॉज वोल्टेज बढ़ चुका है। और ऐसे ही उल्टा भी होता है कि वोल्टेज ज्यादा करंट कम है और उसको हम वोल्टेज कम करंट ज्यादा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है तो जो स्टेप डाउन उसे कहा जाता है, स्टेप डाउन। ये होता है स्टेप अप। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 50 एम्पियर के बराबर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ें कि ट्रांसफार्मर में 1500 टर्न्स हैं, 1500 नंबर ऑफ टर्न्स हैं इन द प्राइमरी कॉइल एंड 1125 टर्न्स इन द सेकेंडरी। तो यहां से मैं N1 by N2 लिख सकता हूं या N2 by N1 लिख सकता हूं। प्राइमरी हमारे पास है 1500 डिवाइडेड बाय 1125। If the voltage in the primary coil is 200 volt, the voltage in the secondary coil, तो ये होता है V1 by V2 के बराबर। V1 इस प्राइमरी में वोल्टेज which is 200, सेकेंडरी में वोल्टेज नहीं पता, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो V2 should be equal to 200 into 1125 डिवाइडेड बाय 1500। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 1125 हो गया, ये 2250 और ये हो गया हमारे पास 15, 15 15 225, 150 आ गया हमारे पास आंसर। 150 वोल्ट विल बी आंसर, आंसर 150 वोल्ट, बी ऑप्शन। के बाद अगले सवाल की तरफ चलें कि रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न्स इन अ ट्रांसफार्मर इज 3:2। N2 by N1 हमें दिया है, कितना है 3:2 है। If the power output be B, then the input power neglecting all the losses। देखिए जब पावर लॉस 0 के बराबर होता है, पावर लॉस 0 के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि जो पावर हमने इनपुट दिया है वो ही पावर आउटपुट के बराबर होता है। और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको V1 और I1 इसे लिखा जा सकता है इज इक्वल टू V2 into I2। तो इसलिए हमारे पास एक रिजल्ट बनता है V1 by V2 इज इक्वल टू I2 by I1। ठीक है, आप इसे याद रखें रिलेशन को कि यदि पावर लॉस 0 है तो इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर होती है। तो इनपुट पावर यदि आउटपुट पावर P है तो इनपुट पावर भी P के बराबर होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। अ ट्रांसफार्मर विद टर्न्स रेशियो इज 50:1। तो N1 by N2 हमें दिया हुआ है, कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट AC सप्लाई। सप्लाई है यानी कि V1 की वैल्यू हमें दी है, इट्स 120। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट रेजिस्टेंसेस आर 1.5 किलो ओम, यानी कि R1 हमें दिया है 1500 ओम है हमारे पास। R2 की जो वैल्यू है हमारे पास है 1 ओम के बराबर है। तो बताइए पावर आउटपुट क्या होगा।
पावर आउटपुट क्या होगा, पावर आउटपुट। तो पहले आप यहां देखिए, क्योंकि यहां रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास, तो कुछ ना कुछ पावर जो है वो लॉस हो रहा होगा। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा कि आउटपुट जो हमारे पास सर्किट है उसमें वोल्टेज कितना आएगा। सो V1 by V2 मैं लिख सकता हूं इसे N1 by N2 के बराबर। सो V1 is 120, V2 नहीं पता, N1 is 50, N2 is 1। 0 से 0 V2 की वैल्यू आपको मिल जाती है 12 by 5 के बराबर। हमें सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज पता है, तो सेकेंडरी सर्किट में करंट भी बता देंगे कितना आ जाएगा। करंट इज इक्वल टू V2 by R2, तो आ जाएगा आपके पास 12 by 5 और रेजिस्टेंस आ गया 1। सो 12 by 5 एम्पियर हमें यहाँ पे करंट मिल जाता है। तो वोल्टेज इंटू करंट होता है हमारे पास पावर। सो पावर का आउटपुट हमें मिल जाएगा, पावर आउटपुट इज इक्वल टू V इंटू I। सो 12 by 5 इंटू 12 by 5 इज इक्वल टू 144 by 25 हमें आंसर मिल जाता है। तो ये 25 पंजे 125, 5 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आना चाहिए। सो 5 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है हमारे पास, विच इज ऑप्शन नंबर ए, वही हम टिक कर देंगे यहाँ पर। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू पावर को इनपुट दिया जा रहा है और इस रेजिस्टेंस में लिया जा रहा है उस पावर को, तो ठीक है। यहाँ पे I स्क्वायर R भी कर सकते थे आप, वैसे I स्क्वायर R भी कर सकते थे तो भी सेम आता, या V स्क्वायर बाय R करते तो भी सेम आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें फाइनल आउटपुट सर्किट में यदि पावर निकालना है तो हमें ये मिल जाएगा। अच्छा एक बार इनपुट रेजिस्टेंस में, इनपुट जो सर्किट है उसमें पावर निकाल के देखिए कितना है। यदि इनपुट में मैं पावर देखना चाहूँ तो आपको पहले इनपुट में करंट निकाल लीजिए, चाहे तो देख लेते हैं एक बार इसका। V1 by R1, सो इट्स 120 डिवाइडेड बाय 1500, ये करंट मिल गया हमारे पास I1 और इसमें वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 120 से, तो हमारे पास ये पावर आ जाती है इनपुट में। इनपुट पावर आ गई है विच इज 0000, सो 144 डिवाइड बाय 15 हमें मिल जाता है। सो 144 by 15 हमारे पास इनपुट पावर है, आउटपुट पावर है 144 by 25। क्लियरली आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर छोटा है, तो यानी कि पावर इनपुट जो है ज्यादा है, इनपुट पावर ज्यादा है, आउटपुट पावर कम है, तो कुछ ना कुछ लॉस यहाँ पर हो रहा है पावर का। तो यहाँ से एफिशिएंसी भी बता सकते हैं कि P out by P in into 100, तो यहाँ से परसेंटेज एफिशिएंसी भी आपसे पूछा जा सकता था। पावर आउटपुट हमारे पास है 144 by 25 और ये हमारे पास है 144 डिवाइड बाय 15 और इंटू 100 आप कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 15 by 25 इंटू 100, 25 से क्या 4 बार, 60% हमें यहाँ पे एफिशिएंसी मिल जाती है। 60% एफिशिएंसी हमें यहाँ पे मिल जाए। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। When the frequency of an AC circuit is doubled, then the capacitive reactance will be। तो हम जानते हैं कि XC होता है हमारे पास 1/ωc, तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे, यानी कि XC डैश 1/2ωc करेंगे, तो 1/ωc को मैं XC कर सकता हूं, तो XC/2 हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्टेंस आधा हो जाएगा, रिएक्टेंस आधा हो जाएगा विच इज हाफ। यहाँ पे ए ऑप्शन आप टिक कर दीजिए। अगला सवाल है हमारे पास ये, इन एन LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट LCR इज 100 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि VL जो है VC के बराबर है, 100 वोल्ट के बराबर है। इसका मतलब ये एक रेजोनेंस की कंडीशन हो चुकी है और ये दोनों मिलके 0 के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बात होता है, देखिए ये हमारे पास रेजिस्टर है, ये हमारे पास इंडक्टर है और ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास टोटल अप्लाइड वोल्टेज है। ये हम लिख सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज जो होता है वो होता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। इन तीनों का समीशन इसके बराबर होता है, लेकिन ये अलजेब्रिक समीशन नहीं है, ये वेक्टर समीशन है। फेजर का समीशन हमें करना होगा। VR हमारे पास है 100, VC नीचे की तरफ लिखते हैं विच इज 100 VC, और VL जो है हमारे पास है 100 के बराबर। अब इन तीनों फेजर का सम हमें करना होगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास जो V टोटल है वो VR के बराबर होने वाला है, तो V टोटल इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू 100 वोल्ट, और इन दोनों के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 के बराबर हो जाता है। यदि आप यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वो रीडिंग देगा आपको 0 के बराबर, 0 के बराबर आपको रीडिंग वो देने वाला है L और C के अक्रॉस, बिकॉज ये तो एक दूसरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आउट ऑफ फेज होते हैं, 180 डिग्री का एंगल होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, वेनिश कर देते हैं। आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। अगला सवाल हमारे पास है कि इन एन LCR सर्किट
कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम C to 2C, कैपेसिटेंस को कर दिया डबल। फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज्ड, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो यदि कैपेसिटेंस को डबल किया है तो मुझे इंडक्टेंस को आधा करना होगा, तब जाके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा L की वैल्यू जो है उसे L/2 के बराबर करना ही पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास C L/2 के बराबर।